सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपने मेरी ये वीडियो ज़रूर देखी होगी। 31 मार्च 2025 को मैंने ये यानी कल ये वीडियो ली थी। उसको यूट्यूब पर अपलोड भी किया है। अगर आपने नहीं देखी इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइनलाइजेशन के जो टॉपिक थे उसको कवर किया था। स्पेशली ईयर एंड फाइनलाइजेशन प्रोसेस में हमें ये चीज़ों को विशेष तौर से ध्यान रखना होता है कि हम अपनी बुक्स को किस तरह से फाइनलाइज करें, किस तरह से उसमें हम जो एडजस्टमेंट्स हैं वो करें, और किस तरीके से हम किसी तरीके की कोई अगर ओमिशन रिलेटेड या एरर कोई हमने किया है तो उसको कैसे रेक्टिफाई करें। इन सब चीज़ों को एक गहन स्क्रूटनी के साथ हम लोग 31 मार्च को सेटल करते हैं चीज़ों को, और हम फिर 1 अप्रैल से, जैसे आज 1 अप्रैल 2025 है, तो हम 1 अप्रैल से वापस से नए सिरे से बिल्कुल ज़ीरो लेवल से हम अपनी बुक्स की, हमारी अकाउंटिंग की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ये तो आपको बहुत सारे टीचर लोग पढ़ा लेंगे, या बहुत वीडियो आप जब देखोगे तो आपको ये तो देखने को मिल ही जाएगा कि क्या-क्या चीज़ें आपको ईयर एंड एडजस्टमेंट्स में करनी होती है। तो मैंने भी कई सारे वीडियो इससे रिलेटेड डाले हैं टॉपिक्स। बट आज की जो क्लास है वो आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। ये जो मैं आज टॉपिक लेने वाला हूँ कि भैया क्लोजिंग कैसे करें बुक्स की, वो तो सभी सिखाते हैं। लेकिन हमारी वापस से नए साल से, यानी आज 1 अप्रैल 2025 को मैं पढ़ा रहा हूं, तो आज से मुझे क्या करना है, मतलब आज क्या करना है मुझे, ओपनिंग कैसे करनी है बुक्स की, शुरुआत कैसे करनी है आपको बुक्स की। ऑलरेडी जो रनिंग है आपका बिजनेस, जो चला आ रहा है पिछले कई वर्षों से, आपकी बुक्स चली आ रही है, आपको कैसे रिस्टार्ट करना है उसको, कैसे आपको अगले वर्ष के पहले दिन क्या क्या चीजें करनी है, किन किन चीजों का ध्यान में रखना है, ये आज का हमारा टॉपिक है और ये मैं आपको सिखाने वाला हूं। टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, मैंने, आप सबको पता है कि प्रीवियस वीडियो में, वो अभी जो मैंने आपको थंबनेल ओपन कर रखा था, वो वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें हमने एक कंपनी बनाई थी, नाम क्या दिया था, फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स, और उसमें हमने 31 मार्च को क्या क्या करना है वो सब चीजें मैंने आपको सिखाई थी। अब आप सोचिए, आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, सपोज आप कंप्यूटर अकाउंटेंट है, आपका सॉफ्टवेयर से ही आपका सारा काम काज होता है, तो आपको सॉफ्टवेयर बहुत मदद करता है। देखिए, सॉफ्टवेयर आपका 99% काम कर लेता है, समझ रहे हैं। इसीलिए तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का आज की तारीख में बोलबाला है, बिकॉज सॉफ्टवेयर सब कुछ कर लेता है, आपको मैन्युअली ज़्यादा कुछ करना पड़ता नहीं है। लेकिन आप अपनी नए साल से बुक्स को कैसे रिस्टार्ट करेंगे उसको मैं बता रहा हूँ। कि अगर आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर है, टैली, मार्ग, बिजी, जोहो बुक, एसएपी पर आप काम कर रहे हैं, या अदर एनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आपके पास है, तो सॉफ्टवेयर पर क्या होता है, आप समझिए, जब आपने 31 मार्च का सारा काम कर लिया, अगले दिन आए आप, तो आपको मैन्युअली बुक्स को अगले दिन से मैन्युअली रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं, मैन्युअली कुछ भी करने की जरूरत नहीं। सॉफ्टवेयर पे आपको सिर्फ क्या करना होता है, फाइनेंशियल ईयर बदलना होता है। क्या करना होता है, फाइनेंशियल ईयर चेंज करना होता है, ठीक है। अच्छा, इसके पीछे का जो बेस है वो भी आप समझिए, कि मैं एक बीच में एक लकीर खींच देता हूं। यहां पर ये मैंने एक लकीर खींच दी। मान लो अभी जो रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर लिख देता हूं, PFY। कौन सा खत्म हुआ है, 24-25 खत्म हुआ, कल आखिरी दिन था, हमने उसके ऊपर भी क्लास ली थी। और अब हमारा जो आज का जो फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, नया फाइनेंशियल ईयर, आज से जब आप अपनी बुक्स बना रहे हो, 25-26 शुरू हुआ है आज से, तो आज आपको क्या करना है। तो देखिए क्या होता है, जब आप अकाउंटिंग करते हो तो अकाउंटिंग में आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो 2 प्रकार के प्रिपेयर होते हैं। फाइनलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, हमारी जो बुक्स पूरे 365 दिन चल रही है उसको हमें क्लोज करना है। और देखिए, ऐसा तो नहीं कि आदमी खाली एंट्री ही करता रहेगा हमेशा। हम लोग अपनी बुक्स को हम रेगुलर बेसिस पर अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। वो इसलिए रिकॉर्ड करते हैं ताकि हम उनसे पर्टिकुलर कोई ना कोई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट तैयार कर सकें, और वो स्टेटमेंट हमें अपनी बुक्स, अपने बिजनेस की क्या बताएं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दिखाए। याद रखिएगा। तो ऐसे केस में आप ये समझिए कि आप जो पूरे 365 दिन काम करते हैं, डे टू डे बुक कीपिंग करते हैं, तो आप फाइनलाइजेशन के वक्त 31 मार्च को आप उनकी बुक, वो पूरे 365 दिन के काम को क्लोज करते हैं, और क्लोज करके आप कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट बनाते हैं। उन महत्वपूर्ण स्टेटमेंट को 2 कैटेगरी में बांटता हूं मैं। एक तो कहलाता है इनकम स्टेटमेंट, नाम सुना है, और एक होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ये 2 स्टेटमेंट हमें बनाने होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स।
अब हो सकता है आपने ये नाम आपको अजीब लग रहे हो, लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूं वो अजीब नहीं लगेगा आपको, क्योंकि जो इनकम स्टेटमेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं बताता हूं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कौन बनाता है? मैन्युफैक्चरर बनाता है, जो व्यक्ति आपका किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर दोनों बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से आपको आपके बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिलता है, प्राप्त होता है। याद रखिएगा, सारे डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम इसमें जाती है। क्लोजिंग स्टॉक इसमें जाता है, सेल इसमें दिखाते हैं, परचेज इसमें दिखाते हैं, सेल रिटर्न परचेज रिटर्न इसमें दिखाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट ओवरहेड्स हम इसमें डालते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नाम सुना है? P&L अकाउंट, जिसमें हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की प्राप्ति होती है। हमारे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम हम इसमें दिखाते हैं। और हमारा जो नेट प्रॉफिट निकल कर आता है, जिसमें हमें आगे जाके टैक्स देना होता है पीजीबीपी हेड में, वो हमें इस स्टेटमेंट से नजर आता है या मिलता है। ये स्टेटमेंट आपको बनाने ही बनाने, तभी तो आप प्रॉपर अकाउंटेंट हो या प्रॉपर अकाउंटिंग कर रहे हो। अगर आप स्टेटमेंट ही नहीं बनाओगे तो फिर आप अकाउंटेंट नहीं हो, या आपकी जो बुक्स आप बना रहे हो वो अकाउंटिंग भी नहीं कहलाएगी। आप सिर्फ डेटा को खाली क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, तो किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाओगे। अकाउंटिंग हमेशा इसलिए की जाती है ताकि हम डेटा को रिकॉर्ड करें, उसको समराइज करें, उसको एनालिसिस करें, उससे हम प्रॉपर रिपोर्ट्स बनाएं, और रिपोर्ट से हम डिसीजन मेकिंग कर सकें और फ्यूचर प्लानिंग कर सकें। इसलिए अकाउंटिंग होती है। द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग वाज व्हाट? रिकॉर्डिंग से लगाकर डिसीजन मेकिंग तक की सारी प्रोसेस उसमें कवर होती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट are the very important documents, are the very important reports related to any business, जहां पर आपको बिजनेस का पूरा काला चिट्टा, गोरा चिट्टा, सब कुछ चिट्टा नजर आता है वहां पर। ऑलराइट, मतलब सब कुछ आपको स्टेटमेंट देखने से पता पड़ता है। आप समझिए, किसी बिजनेस को समझना है तो आप उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखिए, आपको बिजनेस समझ में आ जाएगा। समझ रहे? अभी क्या होता है, कई बार आपका मूड ऑफ होता है, तो आपके दोस्त लोगों से जैसे आप मिलते हो, दोस्त लोग फट से आपके उस चेहरे को देखकर, आपके शरीर के हाव भाव देखते हो, अरे आज क्या हुआ तेरे को। किसी दिन आप ज्यादा खुश होते हैं तो आज क्या खुशी है, नहीं, तो आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, आपका जो बिहेवियर है, वो दिखा देता है कि भैया आप तंदुरुस्त हो या नहीं हो, आपको कुछ टेंशन है या नहीं है। लेकिन बिजनेस को कैसे समझोगे? बिजनेस को समझोगे उसके स्टेटमेंट से, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, उसकी रिपोर्ट से, उसके डेटाबेस से हम बिजनेस को समझेंगे। तो डेटाबेस जो हमने पूरे 365 दिन में रिकॉर्ड किया है, उसको व्यवस्थित तरीके से रिपोर्ट्स उससे बनाना, रिपोर्ट जनरेट करना, ये काम हमें करना होता है। अच्छा, मैन्युअली तो करना नहीं पड़ता आज की तारीख में। कंप्यूटर अकाउंटिंग, मैंने अभी आपको क्या बोला, मैन्युअली नहीं करना पड़ता ये काम। मैन्युअली सिर्फ आप क्या करते हो, रेगुलर रोजमर्रा के ट्रांजेक्शन चढ़ाते हो, बाकी काम तो सॉफ्टवेयर ही कर लेता है। ये रोजमर्रा में ये आपका मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, P&L ऑटोमेटिक बन जाता है। अच्छा, अगर आप किसी एनजीओ की अकाउंटिंग कर रहे हो तो वहां पर आपको इनकम और एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट भी तैयार करना पड़ता है। एनजीओ के केस में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में, ट्रस्ट के केस में आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ता है, जिससे आपको सरप्लस या डेफिसिट का पता चलता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना पड़ता है, जिससे आपको कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, इसका आइडिया लगता है। ये दोनों अकाउंट हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में बनाते हैं, एनपीओ। और ये जो हमने ऊपर मैंने तीनों लिखे हैं, ये आप प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में बनाते हो, पीओ। और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होता है? आपके बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट, इसे हम कहते हैं बैलेंस शीट। नाम सुना है? तो साल के एंड में आपको यही सब कुछ तैयार करना होता है, और इनको तैयार करते वक्त आप अपने पूरे 365 दिन के काम को ओवरव्यू करते हैं, गलतियों को फाइंड आउट करते हैं, क्लोजिंग्स जो आपको करना है, क्लोजिंग एक्टिविटी करना, उसको करते हैं, और तब जाके आप अपनी बुक्स को क्लोज करके वापस से रीस्टार्ट करते हैं अगले दिन से। दैट अगला दिन इज व्हाट? 1 अप्रैल, न्यू ईयर है आज। पता है, आप लोगों ने किसी ने मुझे मिठाई नहीं खिलाई आज, या हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोला, जबकि हमें तो आज ही सेलिब्रेट करना चाहिए। अकाउंट्स और टैक्सेशन प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग, फाइनेंस फील्ड से जुड़े हुए लोग के लिए तो आज नया साल है, नहीं? हालांकि आप नए साल की जो पूर्व संध्या होती है, जो पिछले साल का एंड होता है, उसको सेलिब्रेट नहीं करते, क्योंकि आप इतने बिजी होते हैं उस दिन कि आपको खाने का भी वक्त नहीं मिलता उस दिन। बस ये थोड़ा सा फर्क है। लेकिन आज तो सेलिब्रेट कर सकते हो, क्योंकि आज आपके पास कोई काम नहीं है।
पिछले जो 15-20 दिन से आपका बिजी शेड्यूल था, आज आप उससे बिल्कुल क्या हो, खाली हो कि हाँ आज रिलैक्स हो। सारे जो अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को रिलैक्स फील कर रहे होंगे कि चलो इतने दिन से जो जितना टाइट शेड्यूल था वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा फ्री हुआ है, राइट। सो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कौन लोग आज सुकून महसूस कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब देखिए, क्लोजिंग तो हमने सीखा, पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार पोस्ट कर रहा हूं वो क्लासेस क्लोजिंग एक्टिविटी की। आज मैं आपको ओपनिंग एक्टिविटी यानी 1 अप्रैल को आपको अपनी बुक्स में क्या करना है, कैसे रीस्टार्ट करना है अपना नया साल, उसको सिखाने वाला हूं। तो देखिए, आप समझिए, आपके आज से जो भी ट्रांजैक्शन होने वाले हैं वो तो आप वैसे ही जैसे पिछले साल रिकॉर्ड कर रहे थे वैसे ही करते चलना है। तो आज मान लो मैंने कोई माल खरीदा, आज मैंने कोई माल बेचा, आज मैंने कोई पेमेंट किया, आज मैंने कोई पैसा रिसीव किया, तो वो तो वैसे ही होने वाली एक्टिविटी जैसे आप करते आ रहे हैं, उसमें तो कोई नया नहीं होने वाला है। आज की तारीख के ट्रांजेक्शन आज की तारीख में चढ़ाने, कल 2 तारीख के ट्रांजेक्शन 2 तारीख में चढ़ाने। लेकिन बुक्स को आगे कैसे ले जाना है, आगे ले जाते वक्त ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी अकाउंट हमने बनाए, कौन से वाले, इनकम स्टेटमेंट, आप इनको कभी आगे नहीं ले जाते, कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। इनके ये सब पिछले साल ही क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। यानी इनका आपको दे डू नॉट हैव एनी ओपनिंग बैलेंस, दे डू नॉट हैव एनी ओपनिंग। अब आप इसको समझिए, मेरा क्या कहना है, मेरा ये कहना है कि इन पे आपको नजर अब नहीं दौड़ानी 1 तारीख के दिन। क्योंकि देखिए, आप समझिए, आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल कर आई मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से, उसमें आपने जितने भी प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस किए हैं वो सब इस अकाउंट में गए, वो उस साल के थे और उसी साल अब इसमें डाल के आपने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, जीरो कर दिया, क्लोजिंग एंट्री आपने उसकी पास कर दी। ट्रेडिंग अकाउंट में सारे डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम को डालकर आपने क्लोज कर दिए, तो आपको अब इनको कुछ करने की जरूरत नहीं। पीएनएल अकाउंट में भी जितने भी आपके खर्चे गए, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, रेंट, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, सब कुछ जीरो हो चुके हैं, सबके बैलेंस जीरो हैं। यानी आप इनकम स्टेटमेंट में जो ले गए, रिसिप्ट पेमेंट में जो भी चीजें गई, सब जीरो हो गई, इनके कोई भी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। इसलिए ये जो अकाउंट होते हैं ना, जो इसमें हम ट्रांसफर करते हैं इनकम स्टेटमेंट, इनको हम रेवेन्यू अकाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? जितने भी रेवेन्यू नेचर के अकाउंट होते हैं उनका कभी भी बैलेंस अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। वो हर साल ओपन होते हैं, हर साल क्लोज हो जाते हैं। तो आपको उनको आप देखिए, मैं आपको इसका प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। देखना, जैसे मैंने ये कंपनी में, आपको पता हो कि ये कल 31 मार्च को ये क्लास ली थी जब मैंने ये कंपनी बनाई थी, और इसमें कुछ एंट्रियां की थी। डे बुक में जाके आप ये कुछ एंट्रियां भी देख सकते हो, सब 31 मार्च की एंट्रियां। और आप अगर पीएनएल में जाओगे तो ये आप देखिए, ये पीएनएल है जहां आपको लॉस आ रहा है। चलिए, ये जो लॉस है मेरा इधर आ रहा है, मैं इसको F12 करके, प्रॉफिट हो या लॉस हो मुझे उधर ही रखना है सपोज, ठीक है। तो मैं या जीपी भी कर देता हूं ताकि ट्रेडिंग और पीएनएल दोनों साथ में दिखे, और आप इसको सेव कर दो, ठीक है। और F12, ठीक है। अब आप समझिए, ये आप यहां पर जो पिक्चर दिख रही है आपको, समझ रहे हैं? इस पिक्चर में क्या हो रहा है कि आपको एएमसी सर्विसेज मिली थी, आपको वो जीपी नजर आ रहा है। फिर आपने ये इंटरेस्ट इनकम भी हुई, अदर इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और आपके सारे खर्चे, डेप्रिसिएशन, सैलरी और जो इंश्योरेंस वगैरह, ये सब खर्चे, और आपको अब लॉस दिख रहा है 6,01,750 रुपए का। अब आप देखिए, ये 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 का ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट मिक्स में दिख रहा है। दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। अगर मैं 1 अप्रैल 2025 के दिन जाके वापस अपना ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट देखूंगा, जीरो हो जाएगा। बताता हूं क्यों हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि अभी अभी मैंने आपको यह बोला है कि इनमें जो अकाउंट गए उनके बैलेंस कभी कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं, वो हर साल खुलते हैं, हर साल ट्रेडिंग और पीएनएल में ट्रांसफर होकर उनका बैलेंस क्या हो जाता है,
जीरो हो जाता है और अगले साल से वापस रीस्टार्ट होते हैं। तो आप देखिए मैं अगले साल में कैसे एंट्री लूंगा, कभी भी ध्यान देना, हर सॉफ्टवेयर में अलग अलग पैटर्न होता है। किसी सॉफ्टवेयर में आपको न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करना पड़ता है, किसी सॉफ्टवेयर में आप जैसे टैली में गेटवे ऑफ टैली पर ही अल्टर F2 करूं, और यहां पर अगर मैं अपना फाइनेंशियल ईयर बदलता हूं 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026, कुछ भी नहीं करना है, ये करना है खाली आपको, मैन्युअली कुछ भी नहीं करना है कि भाई मैन्युअली पिछले साल का क्लोजिंग अगले साल ओपनिंग चढ़ाऊं, कुछ नहीं करना है। खाली आपको गेटवे ऑफ टैली पे आके क्या करना है, फाइनेंशियल ईयर अगले इस करंट ईयर वाला लेना है और एंटर मारना, ये आ गए आप नए फाइनेंशियल ईयर में। और अब आप देखिए नए फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल के दिन, ये 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल के दिन आप पीएनएल में जाके चेक करो, आपका पीएनएल में कुछ भी नहीं आ रहा है, सब कुछ 0 नजर आ रहा है आपको। देखिए 1 मिनट, ये मैंने कोई एंट्री पास कर रखी है बीच में अक्टूबर में, ये डिलीट मार देता हूं, ठीक है। अब देखिए आप, ये आपका पीएनएल क्या हो गया, पूरा 0। पिछले साल यानी एक दिन पहले 31 मार्च को तो पूरा ट्रेडिंग पीएनएल भरा भरा दिख रहा था। जैसे आपने एक दिन क्या किया, चेंज किया, अगले दिन आए 1 अप्रैल को सब 0 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? कहां गए वो फिगर? वो सारे फिगर क्लोज हो गए और वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस में चले गए, लॉस में चले गए। और वो लॉस कहां दिख रहा है फिर सर? यहां लॉस क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि वो पिछले साल का लॉस था, यहां कैसे दिखेगा? तो सर वो कहां गया? वो आप जब अपनी बैलेंस शीट देखोगे वहां नजर आएगा आपको। बैलेंस शीट में जैसे देखिए, ये बैलेंस शीट में आप देखिए, ये पिछले साल का ये पीएनएल यहां माइनस में नजर आ रहा है, 6,01,750। सर लेकिन अभी आपने जो ट्रेडिंग और पीएनएल बताया उसमें सब 0 दिख रहा है और बैलेंस शीट में सब कुछ दिख रहा है। अभी तक मैंने आधी बात ही बोली है। अब वापस चलते हैं हम पीछे। तो आपने अभी अभी क्या सीखा कि इन सारे अकाउंट का बैलेंस क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, इनके कोई ओपनिंग बैलेंस आगे फाइनेंशियल ईयर में कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं। आप अपना ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट देखोगे 0 दिखेगा, सब कुछ 0, सारे लेजर के बैलेंस 0 हो जाएंगे जो ट्रेडिंग और पीएनएल में जाते हैं, याद रखिएगा। लेकिन जो बैलेंस शीट होती है उसमें जो भी अकाउंट आते हैं, बैलेंस शीट में आते हैं कैपिटल नेचर के अकाउंट। कौन से? कैपिटल नेचर के अकाउंट आते हैं। देखिए 2 तरीके के अकाउंट होते हैं, रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर। ट्रेडिंग और पीएनएल में जो अकाउंट जाते हैं वो रेवेन्यू नेचर के होते हैं, एवरी ईयर ओपन होते हैं, एवरी ईयर क्लोज होते हैं, उनका कोई दे डू नॉट हैव एनी क्लोजिंग बैलेंस, ऑलराइट। वेयर एज जो बैलेंस शीट में अकाउंट जाते हैं लायबिलिटी और एसेट के, वो कैपिटल नेचर के अकाउंट होते हैं। बैलेंस शीट में आप उनको ले गए इसीलिए क्योंकि आपने उनको कैपिटलाइज करना था। तो कैपिटल नेचर के अकाउंट तब तक 0 नहीं हो जाते जब तक वास्तव में उनका बैलेंस 0 नहीं हो जाता। अगर मान लो मेरी बुक्स में मैंने पिछले साल कोई 1 लाख रुपए की एसेट खरीदी तो एसेट का अकाउंट डेबिट हो गया। अब जब तक वो पूरा 1 लाख से क्रेडिट नहीं होता वो एसेट 0 नहीं होगी मेरी बुक्स में, उनका बैलेंस क्या होता रहेगा, कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा, ईयर टू ईयर चलता रहेगा। तो बैलेंस शीट में जो भी जिस भी नेचर के आइटम आते हैं, कैपिटल नेचर के आइटम, ये जो पिछले साल का क्लोजिंग होता है, प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग होता है, वही करंट ईयर का क्या माना जाएगा, ओपनिंग माना जाएगा। याद रखिएगा, जो प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग बैलेंस है, यानी 31 मार्च के क्लोजिंग बैलेंस है, प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग्स ही करंट ईयर के, जो करंट ईयर आज लग गया जैसे 1 अप्रैल, तो करंट ईयर के क्या माने जाएंगे, ओपनिंग माने जाएंगे। लेकिन सर अब क्या हमें इसमें कुछ करना पड़ेगा? आपको कुछ नहीं करना। आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना। आपके पिछले साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट देखोगे और करंट ईयर की ओपनिंग बैलेंस शीट देखोगे, दोनों सेम होगी, सारे डेटा वो यूं डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएंगे, आपको मैन्युअली ले जाने की जरूरत नहीं है, आपको मैन्युअली बैलेंस शीट अपलोड करने की जरूरत नहीं, मैन्युअली बैलेंस शीट में आने वाले सारे लेजर्स को बना के उनके ओपनिंग बैलेंस डालने की जरूरत नहीं है, कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं अकाउंट सारे। यही खासियत है सॉफ्टवेयर की कि आपको मैनुअल एक्टिविटी कुछ भी नहीं करनी पड़ती, ऑटोमेटिक आपको ओपनिंग बैलेंस शीट नजर आती, ये सब ऑटोमेटिक नजर आती। लेकिन जब आप इसको एक्सप्लोर करोगे, देखो मैं बताता हूँ एक्सप्लोर, आज मैं इसको 1 तारीख ले लेता हूं यहां पर, 1 अप्रैल, ठीक है 2025। अब मैं जब इसको एक्सप्लोर करने जा रहा हूं तो आप देखिए इन सबके जब आप अकाउंट में जाओगे, घुसोगे, तो सब आपको ये बोलेंगे कि ये ओपनिंग बैलेंस है। मिड ऑफ द ईयर कुछ नहीं नजर आएगा आपको। देखिए एंटर मारता हूं कैपिटल पे, तो आप देखिए ये कैपिटल क्या दिख रही है, ओपनिंग में दिख रही है, एक 10 लाख की, ठीक है। आप देखिए फर्नीचर कहां दिख रहा है, ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है। पिछले साल का क्लोजिंग करंट ईयर का क्या होगा, ओपनिंग होगा। इवन यूं कह सकते हो कि पिछले दिन का क्लोजिंग, 31 मार्च का क्लोजिंग 1 अप्रैल के लिए क्या होगा, ओपनिंग होगा। और मैन्युअली आपको ओपनिंग में लाना ही नहीं, आ गए वो।
समझ रहे हैं? ये देखिए मशीनरी, ये पिछले दिन का क्लोजिंग है, करंट ईयर का, करंट डे का ओपनिंग है, ये एफडी, ये सारे ओपनिंग बैलेंसेस नजर आ रहे हैं। अब पहले दिन क्या करो आप, मैं बताता हूं पहले दिन आपको क्या क्या एक्टिविटी ध्यान में रखनी है। पहले दिन, एक तो पहले दिन आपको ये यहां पर आपको देखिए ओपनिंग बैलेंस माइनस में नजर आ रहा है, किसका? पीएनएल का। तो ये आपको यहां तक आना नहीं चाहिए था, इसको पिछले ही दिन यानी 31 मार्च को इसको ट्रांसफर कर लेना था किधर? कैपिटल में। लॉस आया तो कैपिटल से एडजस्ट कर दो। अच्छा, प्रोप्राइटरशिप के केस में, जहां पर आप प्रोप्राइटरशिप या एचयूएफ का अकाउंट बना रहे हो, तो उस केस में तो इंडिविजुअल ओनर होता है, तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसी की कैपिटल में जाके क्या होगा? ऐड होगा। अच्छा, पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स की कैपिटल में जाके ऐड होगा। कंपनी के केस में अलग बात हो जाती है, क्योंकि कंपनी के केस में शेयर कैपिटल होती है, तो आप ऐसे प्रॉफिट को डायरेक्ट कैपिटल में नहीं डाल सकते, तो उस केस में रिजर्व एंड सरप्लस बनता है। तो जो प्रॉफिट होता है पिछले साल का कंपनी के केस में, हम उसको किस में ट्रांसफर करते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन जब प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और एचयूएफ के केस में बात करें, तो वो कैपिटल में जाके, अगर प्रॉफिट है तो ऐड होगा, लॉस है तो माइनस होगा। तो चलिए मैं एक बार पीछे के ईयर में चलता हूं, फिर वापस आगे आऊंगा, ठीक है? तो आप वापस गेटवे ऑफ टैली पे आए, यहां पर आपने 1 अप्रैल 2024 लिया, यहां आपने 31 मार्च 2025 लिया, और 31 मार्च के दिन आपको क्या क्या करना है, उसमें से कुछ एक्टिविटी तो मैंने पिछली क्लास में बताई थी, आज मैं आपको और बता रहा हूं। ये आपका क्या दिख रहा है? बैलेंस शीट दिख रहा है। आप डेप्रिसिएशन लगा चुके हो, देखिए फर्नीचर पे आपका, आपने ये साल के एंड में मार्च में देखिए डेप्रिसिएशन की एंट्री पास कर रखी है। मशीनरी पर आपने डेप्रिसिएशन की एंट्री पास कर रखी है। फिक्स्ड एसेट्स पे क्या लगता है? डेप्रिसिएशन लगता है। एफडी आपकी जो है नॉन कम्युलेटिव मेथड की है, तो नॉन कम्युलेटिव मेथड यानी एफडी पर जो ब्याज बनता है वो एफडी अमाउंट में नहीं जोड़कर हम पे आउट ऑप्शन हमने देखा था, आपने मेरी पिछली क्लास देखी हो तो। एफडी का बैलेंस आपको यूं का यूं दिख रहा है, ठीक है? और वरना क्या होता है, जब कम्युलेटिव नेचर की एफडी होती है, जहां पर इंटरेस्ट को आप एफडी में ही क्या करते हो? जोड़ देते हो, तो फिर आपको साल के एंड में एक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री पास करके एफडी अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना होता है। उस केस में एंट्री होती है एफडी अकाउंट डेबिट कर दोगे और टू इंटरेस्ट ऑन एफडीआर कर दोगे, इनकम भी दिख जाएगी और एफडी का अमाउंट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वो एंट्री आप तब करते हो जब ब्याज आपका एफडी में ही क्या होता है? जुड़ता जाता है, याद रखिएगा। तो ब्याज में भी दो ऑप्शन होते हैं, पे आउट ऑप्शन ले लिया तो एफडी में नहीं जुड़ेगा, नॉन पे आउट ऑप्शन, अगर पे आउट ऑप्शन नहीं लिया है तो ब्याज आपके एफडी अमाउंट में जुड़ता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस नेचर का है, उसके अकॉर्डिंग बुक्स बनती है, हमेशा ध्यान देना। अभी स्टॉक का तो हमने लिया नहीं, बाकी ये क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो अगले साल के लिए ओपनिंग हो जाता है बेसिकली। कैश इन हैंड में भी क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग हो जाएगा। ये बैंक अकाउंट में भी जो क्लोजिंग दिख रहा है ये नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा? ओपनिंग हो जाएगा। ये देखिए एक्रूड इंटरेस्ट में डाल रखा है हमने 4000 रुपए, और प्रीपेड, ये सब मैंने एडजस्टमेंट पिछली क्लास में सिखाया था, आउटस्टैंडिंग अनअर्ड वगैरह के 4-5 एडजस्टमेंट पर मैंने एक क्लास ली थी। अभी मुझे सिर्फ एक एडजस्टमेंट करना है, वो करना है ये लॉस जो मुझे यहां दिख रहा है 6,01,750 का, माइनस में दिख रहा है, मतलब क्या है? लॉस है। इस लॉस को मुझे यहां पर क्या करना है? इस जगह पर कैपिटल में से एडजस्ट करना है। तो ये एंट्री आप 31 मार्च की कर लो, ताकि आप नए साल में एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ो। तो आपने यहां पर क्या कर लेना है, कितना था लॉस, जितना भी था, F7 में एंट्री करोगे 31 मार्च की, ठीक है? ये 31 मार्च, और आप लॉस के केस में कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करोगे। लेकिन पहले लॉस देख लो कि आया कितना। प्रॉफिट एंड लॉस में जाओ, 6,01,750। तो अब आप कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर लो 6,01,750 से, राइट है? और पीएनएल को आप क्रेडिट कर दो ताकि ये जीरो हो जाए। देखिए इसका करंट बैलेंस क्या हो गया? जीरो हो गया। और जो 10 लाख की कैपिटल थी वो भी क्या हो गई? कम हो गई। लॉस आएगा तो भी आप ही को भरना है, प्रॉफिट आएगा तो भी आप ही को लेना है। अब प्रॉफिट आता है तो आपकी कैपिटल बढ़ेगी, लॉस आता है तो आपकी कैपिटल रिड्यूस होगी, राइट? और आप इसको यहां लिख भी सकते हो, लॉस ट्रांसफर्ड इनटू कैपिटल अकाउंट, ठीक है? अब ऐसा ही अगर देखिए बैलेंस शीट में कुछ चीजें और देखने को मिल सकती है, वो मैं बताता हूं। कैपिटल के नीचे आपको ड्राइंग देखने को मिल सकता है। कैपिटल के नीचे कोई एलआईसी प्रीमियम या कोई व्यक्तिगत खर्चे आपने किए, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह चुकाई, बच्चों की ट्यूशन फीस चुकाई, वो यहाँ माइनस होते हुए नजर आ सकते हैं। तो आपको उनके लिए भी एंट्री पास करनी है, उन सबको कैपिटल से क्या करना है? सेट ऑफ करना है, ताकि वो सारा अल्टीमेटली इसी साल के एंड में कैपिटल से सेट ऑफ हो जाए, और फिर आप ये जो फिगर है वो आगे कैरी फॉरवर्ड करें। अब आप देखिए जैसे ही आपने ये 6,01,750 ट्रांसफर किए, यहां पर आप देखिए यहां बाहर जो निकला हुआ बैलेंस था माइनस में दिख रहा था वो जीरो हो गया, और यहां पर वो दिखा रहा है कि जो करंट पीरियड का लॉस था आपने ट्रांसफर कर दिया, लेस ट्रांसफर लिखा हुआ है।
अब चलिए आप अपना ईयर चेंज करिए, F2 करिए और 1 अप्रैल डालिए, सॉरी अल्टर F2 करिए, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 में आ गए। अब बैलेंस शीट देखिए, आपको बैलेंस शीट में P&L नहीं नजर आने वाला है। करंट ईयर में कुछ शुरुआत ही नहीं हुआ, कहां से नजर आएगा? पिछले साल का जो हुआ था वो हमने पिछले साल ही ट्रांसफर करके जीरो कर दिया। कैपिटल देख सकते हैं आप, कम होगी, वो होगी, पिछले साल लॉस हुआ है। ये आपकी इंप्रूव्ड बैलेंस शीट है, याद रखिए। और बैलेंस शीट के फिगर कैरी फॉरवर्ड होते हैं, तो आपको इनको कुछ भी नहीं करना है, आप अब आगे बढ़िए। हर साल हर दिन की जैसे ही आपको नई शुरुआत करनी है, एंट्रियां पास करते चलना है, और जैसे जैसे अब एंट्री बनाते जाओगे आपकी ये P&L की वापस कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। वापस साल खत्म होगा, वही प्रोसेस करोगे, वापस चलोगे, ऐसे ही चलते रहना। ऑलराइट, अब एक चीज सामने निकल कर आ सकती है आगे जाके। वैसे तो ये लॉस में आ रहा है, सोचो ये प्रॉफिट में आया होता 14 लाख रुपए में, 14 लाख प्रॉफिट होता तो इसको आगे जाके इनकम टैक्स भी देना पड़ता, अभी ITR फाइल करते तब। अब ये जब अपना इनकम टैक्स देता, तो वो इनकम टैक्स मान लो 25,000 इनकम टैक्स हुआ, तो आप इनकम टैक्स वो प्रीवियस ईयर की जो इनकम है उस पर लगाए। तो इनकम टैक्स को भी आपको ड्रॉइंग समझना है। इनकम टैक्स को आप, वो कोई एक्सपेंस नहीं है कि आप अपने खर्चे में डाल दें। इनकम टैक्स का जो हेड होगा वो क्या होगा, ड्राइंग, और आपको ड्राइंग के जैसे एंट्री पास करनी कि आपकी कैपिटल को और क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ऑलराइट, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये आपका ओपनिंग हो गया, और यहां से अब आप स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ चीजें मैं आपको जरूर समझा दूंगा। कैपिटल अब वापस से ये इतनी है और यहां से शुरू होने वाली, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी कुछ दिख नहीं रही है, अगर होती यहाँ आउटस्टैंडिंग तो आपको चुकानी पड़ती, ठीक है। 1 मिनट में एंट्रियां देख लेता हूं कि मैंने कोई एंट्रियां कर रखी है क्या। सॉरी, डे बुक में जाऊं, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च, ये एक बार मैं इसको डिलीट मार देता हूं ताकि मैं आपको समझा पाऊं कि आपको अब कैसे बैलेंस शीट को यूज करना है आगे। देखिए P&L तो आपका जीरो है, वो तो अब आप जो जो जैसे जैसे एंट्री सेल परचेज करोगे, खर्चों की इनकम की एंट्री करोगे, बनता जाएगा। बैलेंस शीट में आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका आपको आगे जाके ध्यान रखना होगा, ठीक है। उनमें से पहला जो ऑप्शन है वो है आउटस्टैंडिंग सैलरी। किधर दिख रहा है, लायबिलिटी साइड में, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस आ रहा, देखिए ओपनिंग बैलेंस मतलब कि पिछले साल के कोई ऐसी सैलरी जो अभी तक आपने नहीं चुकाई। तो अब देखिए मार्च महीने की सैलरी जो जनरली अप्रैल में पे होती थी, ये मार्च की सैलरी जो अब जाके अप्रैल में पे होगी। तो जब आप अप्रैल में ये 50,000 रुपए अपने स्टाफ को दोगे, तब आपको इसकी पेमेंट की एंट्री पास करनी है। जैसे ही आप पेमेंट की एंट्री पास करोगे, जीरो हो जाएगा फिगर। देखिए बताता हूं कैसे। जैसे मान लो अभी 2 अप्रैल के दिन आपने अपनी वो स्टाफ को सैलरी दी, तो ये 2 अप्रैल में आ गए। अब आप वहां सैलरी अकाउंट डेबिट मत कर दीजिएगा, क्योंकि वो अप्रैल महीने की सैलरी नहीं है बल्कि मार्च की, और मार्च कौन से ईयर से संबंधित है, प्रीवियस ईयर से। तो आपको यहाँ आउटस्टैंडिंग सैलरी लेना है। जैसे आप 50,000 लोगे और टू बैंक लोगे, जो भी आपका बैंक अकाउंट है, आप अपना इंस्ट्रूमेंट नंबर वगैरह, चेक नंबर वगैरह डाल देंगे। यहां आप जरूर लिख सकते हैं मार्च 2025 सैलरी, और आप सेव करोगे। अब आप देखिए आपकी बैलेंस शीट क्या दिखाती है। आपकी बैलेंस शीट में वो आउटस्टैंडिंग सैलरी जीरो हो जाएगा, जो लायबिलिटी दिखा रखी थी वो जीरो होगी। अब वापस जब अप्रैल निकलेगा, मई महीना आएगा, और मई अप्रैल की सैलरी मई में चुकाओगे 50,000, तब क्या एंट्री करोगे, बताता हूं तब की एंट्री। अब मैं डेट चेंज कर देता हूं, मई लेता हूं। मई में अब मैंने अप्रैल महीने की सैलरी चुकानी है, ठीक है। तो ये मैंने 2 मई ले रखा है, ठीक है, ये 2 मई। और यहां अब मैं आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं लेने वाला, क्या लूंगा, सैलरी। और अब मान लो आपकी स्टाफ की सैलरी बढ़ गई, तो मई में आपने मान लो 60,000 सैलरी चुकाई, तो आप 60,000 से यहाँ पर आप डाल दो। नरेशन में हमेशा आप मेंशन करो जब आप रियल अकाउंटिंग करते हो, कौन से महीने की, अप्रैल 2025 की सैलरी। अब आप अपनी बैलेंस शीट में जाके देखोगे तो आपको, देखिए बैलेंस शीट में तो ये नजर नहीं आएगा कहीं पर भी, लेकिन अब आपका P&L बनना शुरू हो गया। माइनस में नजर आ रहा है, लॉस में 60,000, क्योंकि आपने खर्चा दिखा दिया है। तो जब आप खर्चा डाल दोगे और इनकम अभी तक नहीं डाली है, तो लॉस नहीं दिखाएगा क्या, खर्चा खड़ा हो गया, इनकम अभी तक नहीं दिखाई, तो लॉस दिखाएगा। तो ये बनना चालू हो गया P&L, क्योंकि वो करंट ईयर का खर्चा है जो आपने पे किया। ऐसे आप हर महीने ये एंट्रियां पास करते जाओगे, और फिर वापस मार्च आएगा, आपका लास्ट महीना आएगा, जिसकी सैलरी आप नहीं चुकाओगे, ड्यू करोगे, तो फिर वापस वो ड्यू वाली एंट्री पास करोगे, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में सिखाई थी। ये चलता ही रहेगा, ईयर बाय ईयर चलता रहेगा। अच्छा, यहां पर एक और चीज दे रखी, अनअर्न्ड AMC सर्विसेज 75,000 रुपए। अब आप समझिएगा, आपने कोई पिछले साल
कोई कॉन्ट्रैक्ट किया होगा एनुअल मेंटेनेंस सर्विस का, सामने वाले ने आपको पैसा पूरा साल भर का एक साथ दे दिया होगा एडवांस में, एडवांस में से आपने कुछ महीने उस करंट ईयर के थे वो तो आपने उसे इनकम दिखा दी होगी, लेकिन कुछ महीने का पैसा ये इस साल से संबंधित था जो आपने किस में डाला है, लायबिलिटी में डाला है, कि ये ऐसी इनकम है जो आपको किस में मिल गई थी, एडवांस में मिल गई थी। तो आप ये मान के चलिए कि ये इनकम आपको करंट ईयर के एंड में यहां से उठा के इनकम में डालनी पड़ेगी, क्योंकि अब वो इस साल एडवांस नहीं रहेगी, इस साल तो कंज्यूम हो जाएगी, तो आपकी लायबिलिटी नहीं रहने वाली। तो आपको ये जब भी वो पीरियड खत्म हो, उस पीरियड खत्म होने के वक्त भी एंट्री कर सकते हो, या फिर 31 मार्च को ये 75,000 रुपए इनकम में ट्रांसफर करने, पहले नहीं करने, ईयर एंड में ध्यान में रखना है। ये सारे एडजस्टमेंट जनरली हम एंड में करते हैं। ऑलराइट, और बाकी तो वही वापस फिक्स्ड असेट्स पे आपका डेप्रिसिएशन लगेगा, तब आप ये मार्च एंड में एंट्री मारोगे, तब ये और असेट कम होगी, एफडी आपकी चलती रहेगी, और नई एफडी बनाएंगे तो जुड़ जाएगा, कोई एफडी तुड़वाएंगे तो ये अमाउंट कम हो जाएगा। एंट्री जैसे पास करोगे आपकी बुक्स चलती रहेगी, क्लोजिंग स्टॉक आपका चेंज होता रहेगा, जब भी कोई माल खरीदोगे यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेगा। कैश और बैंक बैलेंस भी चेंज होते रहेंगे रिलेटिवली आपके। और अक्रूड इंटरेस्ट आपका जैसे ये वो इनकम है जो आपने ऐसा इंटरेस्ट है जो आपने उस दिन पिछले साल आपने इसको ड्यू बताया, क्या बताया कि भाई इनकम तो हो गई लेकिन मिली नहीं है, तो ये इंटरेस्ट जब भी आपको मिलेगा तब आप इसको अक्रूड से निकालकर बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और अक्रूड इंटरेस्ट आपका क्रेडिट हो जाएगा, खत्म कर दोगे। इनकम तो दिखा चुके हैं, अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या है, पिछले साल हमने इसको इनकम में तो जोड़ दिया है लेकिन अभी तक मुझे मिला नहीं है, तो जब मिलेगी तब क्या एंट्री पास करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू अक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडीआर, ताकि अकाउंट जीरो हो जाएगा। दोबारा मैं इनकम नहीं दिखाने वाला, समझ रहे हो, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर में इनकम दिखा चुका हूं। और प्रीपेड स्टॉक इंश्योरेंस, ये भी वो है कि आपने कोई बीमा पे एडवांस में प्रीमियम पे कर दी थी और आपने उसको अपना खर्चा तो दिखा दिया, खर्च तो हो गया, लेकिन अभी टाइम पीरियड इसका खत्म नहीं हुआ। तो जब आप टाइम पीरियड खत्म होगा तब आप इसको खर्चे में काउंट करोगे, तब आप इसको स्टॉक इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड इंश्योरेंस करते हुए इसको जीरो कर दोगे। ये खर्चा आप तब डालोगे जब ये पूरा समय इसका क्या होता है, खत्म होता है। तो ये ऐसी एंट्रियों की जब आप वापस अगले साल एडजस्टमेंट एंट्रियां करने जाओगे तो पिछले साल की इन एंट्रियों क्या एंट्री हुई थी उसको जरूर देखना होता है। तो अभी आपको 1 अप्रैल के दिन इनको नहीं छेड़ना है, ठीक है। अब आपको बस क्या करना है, 1 अप्रैल से नई शुरुआत करनी, कुछ भी मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। आज के दिन जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो आज के दिन चढ़ाओ, बुक्स को मैन्युअली आपको आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना होता है, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कर लेता है। लेकिन जब आप मैन्युअल अकाउंटिंग करते हो तो आपको सिर्फ ये करना है। कोई व्यक्ति मैन्युअल अकाउंटिंग कर रहा है तो वो क्या करेगा, या फिर किसी का ये सवाल आएगा कि सर इससे पहले हम बुक्स नहीं बना रहे थे, मेरे पास कोई ऐसा क्लाइंट आया जो अपनी अकाउंटिंग प्रॉपर नहीं कर रहा था, अब उसका मुझे प्रॉपर काम करना है तो मैं कैसे करूं। तो मैंने बोला तू क्या कर, उससे उसकी 31 मार्च की बैलेंस शीट मांग, खाली क्या मांग, बैलेंस शीट मांग जो उसके सीए ने बनाई होगी, और उस बैलेंस शीट को तू उसके नाम की कंपनी खोल और उस बैलेंस शीट में जितने भी प्रोडक्ट आइटम नजर आ रहे हैं, असेट लायबिलिटी नजर आ रही है, उनके लेजर बनाते हुए उनका ओपनिंग बैलेंस डाल दे 1 अप्रैल के दिन। 31 मार्च का क्लोजिंग अगले दिन के लिए क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस डाल दे, और फिर 1 अप्रैल से उसको बोल के तेरे सारे सेल परचेज बैंक स्टेटमेंट सब समय समय पे भेजता रहे, आप उसकी डेट वाइज अकाउंटिंग करते रहो और आप उसकी अकाउंटिंग इजी वे में मैनेज कर पाओगे। समझ रहे हो, खाली 2 काम करने हैं। क्या काम, किसी व्यक्ति का आपको अकाउंट संभालना है तो आप उससे क्या मांगोगे कि तेरा काम नया है कि पुराना। वो बोलेगा मेरा तो कई सालों से चला आ रहा है, अब मुझे इसे व्यवस्थित करना है। तो बोल कि 31 मार्च के क्लोजिंग बैलेंस बता दे मुझे, बैलेंस शीट लेके आ जा, जो वो जिससे भी अपना काम पहले करा रहा था उसने बनाई होगी। आप उसको ओपनिंग बैलेंस शीट के रूप में चढ़ा लो, लेजर बना के ओपनिंग बैलेंस डाल दो, और फिर आप उससे उसके सेल परचेज एक्सपेंस इनकम और जितने भी बैंक लेन देन करता है आप समय समय पे उसकी बुक्स मंगवाओ। मंथली बेसिस पे, अगर कम ट्रांजेक्शन हो रहे तो मंथली बेसिस पे मंगाओ, ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे तो वीकली बेसिस पे या 15-15 दिन के गैप में भी आप उससे वो चीजें आप मंगा सकते हो और आप उसकी बुक्स प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हो। कभी भी सामने वाले से आपको कंप्लीट डिटेल लेना है, आधा अधूरा डिटेल नहीं लेना। बहुत लोग क्या करते हैं, खाली सेल परचेज के बिल चढ़ाते हैं, खर्चे इनकम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, स्टेटमेंट नहीं चढ़ाते। बैंकिंग आपकी प्रॉपर चलनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट जरूर मंगाना चाहिए। तो अगर मेरे हाथ में कोई भी फाइल होगी तो मैं क्या करूंगा, मैं उससे उसकी सेल और परचेज तो मंगवाऊंगा ही मंगवाऊंगा, मैं उससे उसके जीएसटी पोर्टल का एक्सेस भी लूंगा और वहां पर भी मैं जो रिटर्न भरे जा रहे हैं उसको
कंटिन्यूसली वॉच करूंगा कि रिटर्न में क्या डेटा भरा जा रहा है। दूसरी बात, मैं उसका बैंक स्टेटमेंट जरूर मंगा के बैंकिंग को अप टू डेट रखूंगा। तो बैंकिंग अगर अप टू डेट है, सेल आपकी अप टू डेट है, जीएसटी पोर्टल पे आपका जो रिटर्न्स फाइल किए जा रहे हैं जिस डेटाबेस पर, उस पर आपकी पूरी नजर है, तो आपसे मिस्टेक नहीं होगी। ऑडिटेड एसएससी के केस में आपको टीडीएस का कॉन्सेप्ट भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप बिजनेस से जो भी लेन देन कर रहे हैं उस पर किसी भी सेक्शन में टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी तो नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो फिर आपको उसको 10 नंबर दिलवाना पड़ेगा और टीडीएस डिडक्ट करके टीडीएस के स्टेटमेंट, चालान, ये सब फाइल करने होंगे। इसका ध्यान रखना होगा। तो बुक्स के केस में हमेशा ध्यान देना, नॉन ऑडिटेड के एसएससी के केस में बुक्स का जो मेंटेन करने का तरीका होगा वो थोड़ा अलग होगा, ऑडिटेड के केस में अलग होगा, नॉन कंपनी एसएससी के केस में अलग होगा, कंपनी एसएससी के केस में अलग होगा, नॉन रजिस्टर्ड एसएससी के केस में अलग होगा, रजिस्टर्ड एसएससी के केस में अलग होगा। तो थोड़ा आपको सामने वाले के बिजनेस को समझते हुए अकाउंटिंग करना होगा, तब आप कहीं कोई गलती नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज फिर आप देखते हैं ज्यादातर लोग जो फंसते हैं वो इसीलिए फंसते हैं कि आधा नॉलेज और पूरा काम करने जाते हैं। तो कैसे होगा पूरा काम करने, इसीलिए आपको प्रॉपर वे में सीखना चाहिए। आज की क्लास से भी आपको काफी सारी चीजें समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच। बने रहिए कॉमर्स अब उदयपुर के साथ। नए साल एक नई शुरुआत करें, नई चीजें सीखने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और प्ले स्टोर में जाके बहुत वेराइटी ऑफ कोर्सेज अवेलेबल है, उनको परचेज करिए। थैंक यू सो मच।